नीट में इतना क्वाड्रेटिक नहीं पूछेगा, से फेंका था उसी से पास हो गए। कहने का मतलब कि अगर इस हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। आई होप आप लोगों की प्रिपरेशन बहुत बढ़िया चल रही होगी। देखो, मोशन इन स्ट्रेट लाइन का आज लास्ट लेक्चर, आज इसको ख़त्म करेंगे। इसके बाद हम लोग लेकर आएंगे मोशन इन प्लेन, उसमें वेक्टर वगैरह हमारा सारा इंक्लूडेड होगा, ठीक है। अच्छा, इसमें एक बात है कि रिलेटिव मोशन के जो कुछ डायमेंशन है हमने कवर किए हैं। जैसे 1D रिलेटिव मोशन आपने देखा होगा कि दो ट्रेन आपस में आमने सामने आ रही हैं तो उनको एक दूसरे को क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा, या सेम डायरेक्शन में जा रही हैं तो कितना टाइम लगेगा। तो ये वाले एस्पेक्ट्स हमने कवर कर लिए हैं। अब 2D में जैसे कि जो एक रिवर बोट का प्रॉब्लम होता था या रेन मेन का प्रॉब्लम होता था, तो उसके लिए थोड़ा सा वेक्टर पढ़ना जरूरी था। इसलिए जो रिलेटिव मोशन 2 डायमेंशन में यूज होगा उसको हम लोग मोशन इन प्लेन का पार्ट बना के चले हैं, ठीक है। तो चलो आज हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 30 से। क्वेश्चन नंबर 30 बोल रहा है कि वाटर ड्रॉपलेट्स आर कमिंग फ्रॉम एन ओपन टैब एट अ पार्टिकुलर रेट, ठीक है। बोल रहा है कि द स्पेसिंग बिटवीन अ ड्रॉपलेट ऑब्जर्व्ड एट 4th सेकेंड, ठीक है, आफ्टर इट्स फॉल टू द नेक्स्ट। अच्छा, बोल रहा है कि जैसे मान लो कि यहाँ पर ये नल मान लो लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ से ड्रॉप निकल रही है। जब पहली ड्रॉप निकली मान लो एक, तो उसके 4th सेकंड, मान लो यहाँ से ड्रॉप निकली थी, ड्रॉप निकलने के 4th सेकंड के बाद हम उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो मान लिया कि 4th सेकंड पर ए ड्रॉप जो है यहाँ पहुँच चुकी है, ठीक है। चलो एक काम करते हैं, इस हाइट को मैं h बोल देता हूँ, h1 बोल देता हूँ क्योंकि ये पहली ड्रॉप है। बोल रहा है कि आफ्टर इट्स फॉल टू द नेक्स्ट ड्रॉपलेट इज 30। अच्छा, बोल रहा है कि ये ड्रॉप थी, इसके बाद एक ड्रॉप और आई, ठीक है। मान लेते हैं कि दूसरी ड्रॉप भी, जैसे ये नीचे की तरफ गई तो यहाँ से दूसरी ड्रॉप टूटी, और दूसरी मान लो कहीं यहाँ तक पहुँची थी, ठीक है। अब बोला गया कि जब हमने पहली ड्रॉप टूटी उसके 4th सेकंड पर हमने ऑब्जर्व करा, मतलब 4 सेकंड पर हमने ऑब्जर्व करा, तो हमने क्या देखा कि जो पहली ड्रॉप है और जो दूसरी ड्रॉप है इनके बीच की जो स्पेसिंग है वो हमें दे रखा 34.3 मीटर। तो हमने बोला अच्छा, ये स्पेसिंग 34.3 मीटर है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अगर मान लो मैं इसको मान लूँ h2, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे पास ऑप्शन है कुछ कुछ, मैं उसके हिसाब से काम करूंगा। क्या ऑप्शन है कि पहली ड्रॉप टूटी, उसके 4 सेकंड बाद हमने ऑब्जर्व करा, तो इस पहली वाली जो ड्रॉप है उसको यहाँ से यहाँ तक आने में कितना टाइम लगा, 4 सेकंड। देखो ड्रॉप टूट रही है वहाँ से, ठीक है, आ रही है किससे, वाटर ड्रॉपलेट। ड्रॉपलेट का मतलब कि नल से वो टूटेगी, तो जब टूटेगी तो इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0, मतलब यहाँ पर u की वैल्यू हो जाएगी 0, ठीक है। अच्छा, u की वैल्यू 0 हो जाएगी तो सिंपल सी बात है कि मोशन अंडर ग्रेविटी में किसी भी ऑब्जेक्ट को u इक्वल टू 0 से जब हम ड्रॉप करते हैं तो नीचे आता है। सपोज मान लो h हाइट है, तो मैं टाइम लिखता हूँ कितना, रूट में 2h/g लिखता हूँ, टाइम रूट में 2h/g अपन लिखते हैं, g की वैल्यू में 9.8 लेना, ठीक है। तो मैं अगर यहाँ से टाइम लिखूँ, टाइम का फॉर्मूला, तो रूट में 2h/g हो जाएगा, ठीक है। मुझे एक बात बताओ, टाइम कितना दिया, 4 सेकेंड, मैं दोनों तरफ स्क्वायर करके लिखूंगा, ठीक है। तो दोनों तरफ इसको h1 बोल देते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर करूंगा तो हो जाएगा 16, क्यों, क्योंकि t की वैल्यू 4 दे रखा है, इज इक्वल टू इधर हो जाएगा 2h1/g। अच्छा, g की भी वैल्यू रख ही लेते हैं 9.8, इससे काटोगे 8 हो गया। तो यहाँ से बताओ h1 मेरे पास कितना आ गया, h1 मेरे पास आया 8 से ये ले जाकर मल्टीप्लाई करोगे 9.8, तो 8 8 जा 64 और 8 9 जा 72 और 6 कितना हो जाएगा 78.4 मीटर। तो बताओ इतनी बात समझ में आई कि h1 आ गया इतना, h1 ए वाले डिस्टेंस। मैं क्या h2 निकाल सकता हूँ, क्या h2 कैसे निकाल सकता हूँ, मैं लिखूंगा h2 प्लस 34.3 दे रखा है ना, हाँ, प्लस 34.3 इज इक्वल टू 78.4 लिख सकता हूँ। भाई देखो ये h2 है और इतनी डिस्टेंस 34.3 है, तो इन दोनों को ऐड करूंगा और ये पूरा इसके इक्वल हो जाएगा h1 के, तो मैंने h1 यहाँ से लिखा, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ से मैं h2 निकालूंगा, h2 क्या हो जाएगा 78.4, इधर जाके क्या करेगा, माइनस करेगा 34.3, माइनस करने के बाद वैल्यू कितना है, पॉइंट में इधर 1 बचा, इधर हो गया 4 और इधर हो गया 3, 34 पॉइंट कितना बचा, h2 हमारे पास बच गया 34.1, 34 नहीं बचेगा, 44 बचेगा, सॉरी। इसको एक काम करते, इरेज करते, देखो
यहाँ पर बचा 1 बचा, पॉइंट लगा, 8 में से 4 गया, 4 बचा, 7 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। तो H2 44.1 आ गया। समझ में आई हमारे? ठीक है। अच्छा, अब जरा आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। H2 कितना हुआ, यहाँ पर एक बार पेन चेंज कर लेते हैं। H2 मेरे पास आ गया। एक बात बताओ, दूसरी ड्रॉप भी तो यहीं से टूटेगी, ये जो नल लगा हुआ है उसी से तो दूसरी ड्रॉप भी टूटेगी, तो उसके लिए यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। अब मान लेते हैं कि इसको यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में टाइम लगा t, तो मैं अगर ये टाइम t निकालूं तो t मैं निकाल लूंगा कितना, t इज इक्वल टू रूट में 2h/g हो जाएगा। ठीक है, मेरे पास वैल्यू कुछ कुछ दिया हुआ है। 2h की वैल्यू मैंने निकाला 44.1 और डिवाइड बाई g 9.8। ठीक है, एक काम करें, इसको मल्टीप्लाई कर दें। मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 88.2 डिवाइड बाई 9.8। इसको कैंसिल आउट करो और 9 टाइम्स जाएगा क्या, 9.8 इंटू 9, 9 8 जा 72, 9 9 जा 81 और 7 88, 88.2। इसका मतलब रूट में 9 और इसको निकालोगे तो 3 सेकेंड आया। ठीक है, तो ये आया कितना हमारे पास, 3 सेकेंड। अब देखो मैंने ऐसा क्यों कर दिया, आप पूछोगे कि सर ये क्या अप्रोच आप लगा रहे हो। देखो क्या है, पहली ड्रॉप टूटी, उसके 4 सेकेंड बाद ऑब्जर्व कर रहे हैं, पहली ड्रॉप और दूसरी ड्रॉप के बीच का स्पेस मुझे 34.3 मीटर दे रखा है। ठीक है, अगर मैं मान लूं कि पहली ड्रॉप टूटी, उसके 30 सेकेंड बाद दूसरी ड्रॉप टूटी, तो मुझे इन दोनों ड्रॉप के टूटने के बीच का जो टाइम है, कितने टाइम में एक ड्रॉप और टूटेगी, वो निकल जाएगा। ठीक है, तो अगर वो मेरे पास निकल गया तो क्या हो गया, सपोज मान लो 1 सेकेंड आया, पहली ड्रॉप टूटी, उसके 1 सेकेंड बाद दूसरी टूटी, उसके 1 सेकेंड बाद तीसरी टूटी, तो बताओ पर सेकेंड एक एक ड्रॉप टूट रही है, अगर ऐसा मिल जाए हमारे पास। ठीक है, तो मुझे बेसिकली तीसरा यहाँ तक जो चला S2 डिस्टेंस कवर करा, दूसरी वाली जो ड्रॉप है उसको कितना टाइम लगा, बस ये मुझे निकालना था। तो मैंने निकाल लिया और वो आया मेरे पास 3 सेकेंड। मुझे एक बात बताओ, ये मान लो इसको T2 बोल देते हैं। ठीक है, तो दूसरी ड्रॉप को 3 सेकेंड लगा और पहली ड्रॉप को इसको T1 बोल दे 4 सेकेंड लगा। ठीक है, तो मुझे एक बात बताओ, एक ड्रॉप के टूटने के कितने टाइम बाद दूसरी ड्रॉप टूटी होगी, 4th सेकेंड पे ऑब्जर्व कर रहे हैं, इसको यहाँ तक पहुँचने में 3 सेकेंड का टाइम लगा है। समझना ध्यान से भाई, 4th सेकेंड पे ऑब्जर्वेशन चल रही है, पहली ड्रॉप टूटी है, उसके 1 सेकेंड बाद ही तो दूसरी टूटी, तभी तो 3 सेकेंड में ये यहाँ पर पहुंची है इस जगह पे। समझ आई बात? तो क्या हुआ, हर 1 सेकेंड बाद एक ड्रॉप टूट रही है भाई, 4 सेकेंड में ये, 3 सेकेंड में ये, तो बीच का गैप 1 सेकेंड का, 1 सेकेंड में 1 ड्रॉप टूट रही है। तो बताओ यहाँ पर क्या मिला, 1 ड्रॉप पर सेकेंड। बताओ बात समझ में आई, 1 ड्रॉप पर सेकेंड। ये जेई का सवाल है, सही सवाल था, नीट में भी ऐसे सवाल 1-2 पूछ रखे हैं, और जगलर वाला जो सवाल है वो नीट में भी पूछ रखा है। ठीक है, चलो जरा आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 पर। ये बोल रहा है कि फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर a ball is thrown vertically upward which reaches the ground in 6 seconds. A second ball throws vertically downward from the same position with the same speed reaches the ground in 1.5 seconds. A third ball released from the rest from the same location will reach the ground in। देखो इसका एक शॉर्टकट होता है, वो बताएंगे, पहले जरा इसका तरीका समझो। ठीक है, मान लेते हैं ये अपना ग्राउंड है। ठीक है, ये हाइट h है, या काम करते हैं हाइट थोड़ी कम ले लेते हैं। ठीक है, ये h हाइट है, यहाँ से हमने एक बॉल को ऊपर की तरफ फेंका, बॉल ऊपर जाएगी नीचे आई, इसको u से फेंका हमने। ठीक है, तो मुझे बताओ अगर मैं अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लूँ तो डाउन और नेगेटिव हो जाएगा, या सबसे बचने के लिए चलो अपवर्ड को पॉजिटिव मान लेता हूँ, डाउनवर्ड को नेगेटिव मान लेता हूँ। ठीक है, तो बताओ ये जो बॉल है यहाँ से इनिशियल पोजीशन है और फाइनल पोजीशन ये है, तो इनिशियल टू फाइनल क्या हो रहा है, डाउनवर्ड। और मैंने बताया था कि जो h लेना है आपको, पॉजिटिव नेगेटिव कैसे लेना, जब इनिशियल टू फाइनल डाउनवर्ड होगा तो नेगेटिव मानेंगे, इनिशियल टू फाइनल अपवर्ड होगा तो पॉजिटिव। कब, जब अपवर्ड डायरेक्शन को आप पॉजिटिव मान लोगे और डाउनवर्ड डायरेक्शन को नेगेटिव मान लोगे, तो मैंने डाउनवर्ड को नेगेटिव मान रखा है। ठीक है, तो बताओ ये हो जाएगा -h इज इक्वल टू, मान लेते हैं t टाइम में नीचे आया और वो t की वैल्यू दे रखा है 6 सेकेंड। ठीक है, तो
वेलोसिटी कहाँ है, ऊपर की तरफ है, तो क्या लिखोगे ut। मैं फॉर्मूला लगा रहा हूँ s इजिकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा रहा हूँ, ठीक है। तो मुझे बताओ यहाँ से माइनस एच इजिकल टू 6u माइनस हाफ जी इंटू 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा। भाई टाइम 6 सेकेंड लग रहा है ना, तो 36 हो गया, ठीक है। यहाँ से अगर मैं इसको लिखूं, माइनस को हटाऊं तो इधर हो जाएगा h, ए माइनस 6u हो जाएगा, इससे काटोगे 18 हो जाएगा, और इधर ए माइनस से मल्टीप्लाई करें, माइनस हुआ तो प्लस हो गया, प्लस का ये हो जाएगा 18g। ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकेंड केस में कह रहा है कि एक बॉल को मैं यहीं से नीचे की तरफ सेम स्पीड से ड्रॉप कर रहा हूँ, सेम स्पीड से फेंक रहा हूँ, ड्रॉप नहीं कर रहा हूँ। ड्रॉप में u 0 हो जाएगा, तो u से नीचे की तरफ फेंका। अच्छा बताओ, ये भी तो नेट डिस्प्लेसमेंट तो h ही चलेगी, और इनिशियल टू फाइनल इसके लिए भी भाई यहाँ से फेंका इधर आ रही, तो इनिशियल टू फाइनल क्या है, डाउनवर्ड ही है, और डाउनवर्ड ही है, तो इसके लिए भी h की वैल्यू माइनस h ही मानोगे। तो माइनस एच फॉर द सेकेंड बॉल, ये फर्स्ट बॉल के लिए हुआ, सेकेंड बॉल माइनस एच इक्वल टू। अच्छा इस बार ये u भी माइनस लोगे क्योंकि डाउनवर्ड ही है, डाउनवर्ड डायरेक्शन को हमने माइनस मान रखा है, तो माइनस एच इक्वल टू माइनस, अच्छा इसको कितना टाइम लगा, 1.5 सेकेंड लगा, तो मैं लिखूंगा माइनस का 1.5 u, ये माइनस का हो गया, और माइनस हाफ जी इंटू 1.5 का gt हो गया ना, तो 1.5 का होल स्क्वायर। एक काम करते हैं 1.5 को क्या लिख सकते हैं 3/2, तो 3/2 का होल स्क्वायर 9/4 हो जाएगा। समझ आई बात यहाँ तक, ठीक है। चलो भाई बहुत बढ़िया। या आप 1.5 का स्क्वायर करते तो आपके पास आ जाता 2.25, आप ऐसे भी कर लो ऐसे भी कर लो, कोई दिक्कत की बात नहीं। माइनस हटाओ तो h हो जाएगा, और इधर एक काम करें हम लोग, h इज इक्वल टू 4 का एलसीएम ले ले, 4 2 जा 8 हो गया ना, 8 से एलसीएम ले ले, माइनस हटाएंगे तो हर तरफ से माइनस हट जाएगा, ठीक है। तो h इज इक्वल टू अगर एलसीएम लोगे 8 हो गया, तो यहाँ भी 8 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यहाँ, और 1.5 इंटू 8 कितना हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, तो ये हो गया 12u, और इधर कितना बचा, और 9g प्लस का हो गया, ये 9 का g हो गया, ठीक है, ये 9 है, 9g। समझ आई बात यहाँ तक, ठीक है। अगर मैं एक काम करूं कि क्या कर सकते हैं हम, दो इक्वेशन है हमारे पास, और g की वैल्यू हमें पता है, g अगर अपन रख लें तो मुझे किसी तरह u मिल जाएगा क्या। अच्छा तीसरी केस लेते हैं, थर्ड केस लेते हैं अपन, तीसरा केस ले करके अपन सॉल्व कर लेते हैं। तीसरा केस में कह रहा है ड्रॉप कर रहे हैं, अच्छा बहुत बढ़िया भाई, आप ड्रॉप कर रहे हो इसको, तो इसके लिए जब ड्रॉप कर रहे हो तो u 0 हो जाएगा, इनिशियल टू फाइनल डाउनवर्ड तो क्या हो जाएगा माइनस एच, माइनस एच इज इक्वल टू u 0 है, मान लेते हैं इसको नीचे पहुंचने में टाइम लग रहा है t टाइम लग रहा है, तो u 0 है तो पहला वाला टर्म 0 हो जाएगा, माइनस हाफ g इंटू टी स्क्वायर, ठीक है। अब एक काम करें, इससे कैंसिल आउट कर देते, h इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है। बेसिकली हमें हाफ जी टी स्क्वायर की वैल्यू चाहिए किसी तरह, अब मुझे t निकालना है, ठीक है। अगर मैं यहाँ से किसी तरीके से इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व करूँ तो मेरे पास कुछ ना कुछ मिलना चाहिए, ठीक है। अच्छा एक काम करें, एक यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, देखो ये दोनों इक्वेशन इक्वल होंगे, तो अगर मैं इसको लाकर यहाँ रख दूं तो ये बन जाएगा कितना, देखो यहाँ से इसको समझना, माइनस, मैं इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल दूं तो इसको लिखो इक्वेशन 1 एंड 2 को हमने सॉल्व करा, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे क्योंकि दोनों ही h के इक्वल हैं, तो ये माइनस 6u और प्लस का 18g इज इक्वल टू 12u प्लस 9g/8 हो जाएगा, ठीक है। जरा इधर सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है। 8 से इधर ला के मल्टीप्लाई करो तो माइनस का 48u हो जाएगा, ये माइनस का इधर कितना हो जाएगा, इधर आके मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस का 48u और 18 18 8 जा प्लस का 144g इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पर 12u और प्लस 9g, ठीक है। एक काम करो, इसको उठा के इधर ले आओ, इसको उठाकर इधर ले आओ, तो उधर जाके कितना 48 ये माइनस में, उधर जाके प्लस में हो जाएगा, तो बन जाएगा 60u, और इसको इधर ले आओगे 9g है, इसको इधर ले आओगे तो इधर आके माइनस करेगा, तो 144 में से 9g माइनस हो जाएगा, तो ये बच जाएगा 135g,
तो u की वैल्यू जो आई 135 g/60 आ गई। 15 से कटेगा, कट जाएगा, ये हो जाएगा 15 9 जा 135 और 9/4 g, u की वैल्यू आ गई। अभी u की वैल्यू मैं उठा के कहीं भी पुट करूंगा तो मुझे h मिल जाएगा। ठीक है, मैं u की वैल्यू उठा के कहीं भी पुट करूंगा तो मुझे h मिल जाएगा। मैं एक काम करता हूँ, पहले इक्वेशन से h निकालता हूँ। तो इक्वेशन 1 से मैं h निकालने की कोशिश करूंगा तो बताओ कितना हो जाएगा। h इज इक्वल टू माइनस का 6 इंटू यू, यू की वैल्यू है कितना 9/4 जी और प्लस का 18 जी है ना, प्लस का 18 जी। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई, अच्छा एक काम करें यहाँ से इसको कैंसिल आउट करो 2 से, माइनस का 3 हो जाएगा या 2 हो जाएगा। तो h इज इक्वल टू -3 और 9 माइनस का 27/2 जी प्लस का 18 जी। तो h इज इक्वल टू 2 एलसीएम ले लोगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 27 प्लस का 36, तो ये माइनस का 9 बचेगा क्या, सॉरी प्लस का 9। h इज इक्वल टू यहाँ से देखो ये माइनस का 27 जी प्लस का 36 जी डिवाइड बाई 2, तो ये आ जाएगा 9/2 जी, मतलब 4.5 जी। ठीक है, उठा के इधर पुट करो, h की वैल्यू आ गई हमारे पास, कितना आया, h की वैल्यू है 4 पॉइंट, एक काम करते हैं 9/2 ही रख लेते हैं। तो यहाँ से h रखोगे तो 9/2 जी इज इक्वल टू हाफ g इंटू टी स्क्वायर। देखो g से g मर जाएगा, 2 से 2, तो टी स्क्वायर की वैल्यू आ गई कितनी 9। तो यहाँ से t कितना मिल जाएगा आपको 3 सेकंड मिल जाएगा। बताओ ये बात समझ में आई, t की वैल्यू कितनी मिली 3 सेकंड। तो ये पूरा प्रोसेस होता है आपको करने का कि अगर मोशन अंडर ग्रेविटी है तो आप इस तरीके से सॉल्व करो। हमने क्या करा, पहली बॉल नीचे आ रहा ऊपर फेंका था उसकी कंडीशन लिख लिया, दूसरी बॉल नीचे फेंका था उसकी कंडीशन लिख लिया। यहाँ से दोनों सेम डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहे हैं तो मुझे h मिल जाएगा। ठीक है, और h मिल गया, फिर तीसरे को ड्रॉप कर रहे हैं तो h वहाँ पर पुट कर दोगे तो टाइम मिल जाएगा। ठीक है, अब ये सॉल्व करने में टाइम लगेगा, तो इसका होता है एक शॉर्टकट। शॉर्टकट क्या होता है कि अगर ऐसी कंडीशन बन रही तभी लगाना कि एक को ऊपर फेंका सेम स्पीड से, एक को नीचे फेंका सेम स्पीड से। ठीक है, उनका टाइम दिया हुआ है, सपोज इसके लिए जिसके लिए ऊपर फेंका उसके लिए टाइम लगा t1 और जिसको नीचे फेंका उसके लिए टाइम लगा t2। तो अगर जिसको ड्रॉप कर रहे हैं उसको टाइम कितना लगेगा, तो उसका टाइम होता है t इज इक्वल टू रूट में t1 t2। बस आपका आंसर आ गया। बोलोगे सर ये तो बड़ा आसान है, लगा के देखो इसको। t1 कितना है, t1 6 सेकंड है ऊपर जाने का, नीचे आने का जब नीचे फेंका तो कहाँ गया, नीचे फेंका तो 1.5 सेकंड है, तो 1.5। अब जरा इसको सॉल्व करो, 6 में 1.5 का मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, रूट में 9 आएगा, बाहर निकालोगे क्या मिलेगा 3 सेकंड। बोलोगे सर इतना आसान था तो इतना बड़ा मेथड क्यों बताया। सर देखो जब आप पढ़ रहे हो ना तो उस समय आपको डिटेल आना चाहिए। चलो ये शॉर्टकट यहाँ पे बन गया, अपना काम हो गया। मान लो कि कई बार क्वेश्चन में कुछ ऐसा घुमा दे जहाँ पर शॉर्टकट ना लग सके, तो आपको प्रॉपर चीज़ आनी भी चाहिए। ठीक है, बाकी ऐसी कंडीशन के अगर नीट में सवाल आता है तो आप देखो 1 मिनट में तो नहीं सॉल्व कर सकते, इसको थोड़ा टाइम लगेगा, तो उसके लिए शॉर्टकट बन जाएगा, 5 सेकंड में आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। समझ आई बात यहाँ तक। ठीक है, चलो भाई आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पर। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है, क्या हेलीकॉप्टर राइजेस फ्रॉम रेस्ट ऑन द ग्राउंड वर्टिकली अपवर्ड विद एन कांस्टेंट एक्सीलरेशन g. A food packet is dropped from the helicopter when it is a height of h. The time taken by the packet to reach the ground is close to. बताना है कि कितने टाइम में आएगा। देखो मान लेते हैं ग्राउंड है हमारा, यहाँ से एक हेलीकॉप्टर ऊपर की तरफ उड़ा, ठीक है, और ऊपर की तरफ जब ये जा रहा था तो इसका एक्सीलरेशन अपवर्ड डायरेक्शन में जी था। अब देखो यहाँ पर समझने वाली बात है कि अपवर्ड डायरेक्शन में अगर एक्सीलरेशन जी दे रखा है, इसका मतलब कि जो डाउनवर्ड जी लगता है उसको काट कर दे रखा है, अदरवाइज ऊपर भी जी नीचे भी जी कैंसिल आउट हो गया। और रेस्ट से है तो रेस्ट में मोशन में आने के लिए फोर्स चाहिए, मतलब एक्सीलरेशन चाहिए। एक्सीलरेशन 0 हो गया तो हवाई जहाज तो उड़ ही नहीं पाएगा भाई। तो अगर ऐसा कुछ दे रखा है तो आपको वही मानना है कि भाई अपवर्ड है कब, नीचे का काट के। ठीक है, अच्छा कह रहा है कि ऊपर गया, ऊपर कहाँ तक पहुंचा, एच हाइट तक। उसके बाद इसने फूड पैकेट ड्रॉप करा, ठीक है, यहाँ पहुंचा, इसके अंदर मान लो हमने क्या रख दिया है, पार्ले जी बिस्किट रख दिया है, ठीक है। अब अरे यार फूड पैकेट है तो मान लो पार्ले जी बिस्किट रख दिया है। अब यहाँ पर पहुँचने पर क्या होगा, इसके पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी। देखो जब आप रेफरेंस फ्रेम का
कॉन्सेप्ट पढ़ोगे तो वहां पर क्या होता है, थोड़ा सा समझ लो कि जैसे मान लो एक कार जा रही है, एक कार एक्सीलरेशन से जा रही है, ठीक है। यहां से मैंने कोई भी सामान, मान लो कोई भी पैकेट बाहर की तरफ ऐसे फेंका, तो जो पैकेट आप बाहर की तरफ फेंकोगे उसको क्या मिलेगी, अभी ऐसा एक सवाल भी मिलेगा आगे शायद, उसको मिलेगा जिस समय आपने इस पैकेट को बाहर फेंका, एट द टाइम इस कार की जो वेलोसिटी थी उस आगे की तरफ पीछे की तरफ कहाँ थी, वही वेलोसिटी इसको मिलेगी। तो कहने का मतलब कि जिस रिफरेंस फ्रेम से आप कोई भी सामान फेंकते हो, उस रिफरेंस फ्रेम पर फेंकने के टाइम पर जो वेलोसिटी थी वही उसको मिलेगी। बस इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। तो बताओ जो हेलीकॉप्टर था h हाइट पर जाकर अगर एक्सीलरेट होता जा रहा है तो बताओ कितनी वेलोसिटी हो गई होगी इसकी, जरा इधर कैलकुलेट कर लेते हैं। देखो यहाँ रेस्ट से स्टार्ट हुआ तो u हो गया 0, फाइनल वेलोसिटी यहाँ पर हमें h हाइट पर जाके निकालना v मान लिया, ठीक है। हमें क्या दे रखा है, हमें टाइम नहीं दे रखा, हमें एक्सीलरेशन और हाइट दे रखा, मतलब डिस्प्लेसमेंट मान लो इसको। तो आप लगाओगे इक्वेशन ऑफ मोशन का थर्ड u स्क्वायर v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as लगाओगे, ठीक है। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ v स्क्वायर इज इक्वल टू u वाला टर्म 0 हो गया, ऊपर की तरफ एक्सीलरेशन कितना है 2g और हाइट h, तो v कितना हो गया रूट में 2gh हो गया। समझ आई बात, क्लियर हुआ। इसका मतलब इस फूड पैकेट को जब ड्रॉप करोगे तो अपवर्ड डायरेक्शन में, भाई ऊपर की तरफ जा रहा था तो वेलोसिटी ऊपर ही मिलेगी, इसको एक वेलोसिटी मिल गई v और वो v की वैल्यू कितनी आए रूट में 2gh। अब ये ऊपर की तरफ जाएगा, उसके बाद ऐसे नीचे की तरफ आ जाएगा। तो बोला है कि जब ये नीचे ग्राउंड पर पहुंचा तो इसको जब मैंने छोड़ा था वहां से नीचे पहुंचने तक का टाइम कितना है, मैंने मान लिया t है। अब फिर से जो पिछले कॉन्सेप्ट में सवाल बताया था कि ऊपर की तरफ ऑब्जेक्ट जा रहा है, उसको नीचे आने में टाइम 6 सेकंड दिया था, तो जो कॉन्सेप्ट बताया था वही यहाँ पे लगेगा, सेम वही केस बन गया उसका पहला वाला केस, ठीक है। इसलिए वहां पर बताया था, बताओ यहाँ पे काम आ जाएगा। तो क्या लिखोगे, देखो इनिशियल टू फाइनल कहाँ है डाउनवर्ड, तो h को क्या मानोगे नेगेटिव, क्यों, क्योंकि अपवर्ड डायरेक्शन को हम पॉजिटिव मान रहे हैं। तो ये हो गया -h और फेक कितने से रहे हैं रूट का 2gh, ये बन जाएगा इसके लिए u जब छोड़ा, ठीक है, इनटू टाइम कितना लगा, मान लेते हैं कि इसको नीचे पहुंचने में टाइम लग रहा है t, ठीक है। तो ये हो गया t टाइम, ठीक है। और जब फूड पैकेट छोड़ दिया इसमें से तो अब इसके ऊपर क्या लगेगा, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड लगेगी, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा -½ gt स्क्वायर। समझ आई बात यहाँ तक, ठीक है। एक काम करो, इसको उठाकर इधर ले जाओ और यहाँ पर कर दो मल्टीप्लाई 2 से, देखो तो ये बन जाएगा रूट में 2ght। या एक काम करो, उसको मत ले आओ, t को पॉजिटिव बनाना, t स्क्वायर को, इसको उठाकर इधर ले आओ, तो इधर आके क्या बन जाएगा, सारे को उठा के ले आओगे तो बन जाएगा ½ gt स्क्वायर माइनस में रूट का 2gh इंटू टी हो जाएगा और माइनस का h इज इक्वल टू 0, 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये बन जाएगा gt स्क्वायर माइनस 2 रूट 2gh इंटू टी माइनस का 2h इज इक्वल टू 0। समझ आई बात, ये हो गया इक्वेशन, टी में बन गया क्वाड्रेटिक। अब आपको क्वाड्रेटिक सॉल्व करना आना चाहिए। जरा देखो क्वाड्रेटिक कैसे सॉल्व करा जाएगा। अब एक तो होता है फैक्टराइजेशन मेथड, यहाँ पर करना थोड़ा मुश्किल है, तो हम लगाएंगे क्या, आपने पढ़ा होगा x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2, ऐसा पढ़ा है बेसिक में। इसमें आपको बताया जाता है कि क्वाड्रेटिक सॉल्व करोगे तो उसके 2 रूट इस तरह से निकालने हैं। तो यहाँ पर किस में क्वाड्रेटिक है, टी में, तो वैल्यू किसकी आएगी, टी की। क्या आएगी, टी इज इक्वल टू -b कितना है, ऑलरेडी ये माइनस के साथ है तो एक माइनस और लगाओगे, b होता है टी का कोफिशिएंट, मतलब अगर इक्वेशन ऐसा लिखा है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, तो b होता था x का कोफिशिएंट, a होता है x स्क्वायर का कोफिशिएंट, c कांस्टेंट टर्म होता है, ठीक है। तो यहाँ x की जगह क्या है t, तो b जो हो जाएगा वो t का कोफिशिएंट -2 रूट 2gh है, और माइनस b आता था, फॉर्मूला देखो -b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस का 4ac, तो माइनस माइनस मिलके बन गया प्लस, तो 2 रूट 2gh -b प्लस माइनस रूट में b स्क्वायर, देखो b स्क्वायर करोगे तो 2 का स्क्वायर 4 और इसका स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा, तो 4 2 जा 8gh हो गया, ठीक है, 8gh माइनस 4ac, माइनस का करोगे 4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है g, इंटू सी की वैल्यू है माइनस में
2h, तो माइनस और माइनस मिलके प्लस हो गया, 2 4 जा 8h इंटू जी, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया 8GH हो गया। ठीक है, डिवाइड बाई 2 इंटू ए, 2a की वैल्यू कितनी है, g है। ठीक है, अच्छा तो एक काम करो, 8 ए 16GH हो गया, देखो 16GH, तो ये बना 2√2GH प्लस माइनस 16 होगा, 4 कॉमन ले ले रहे हैं और रूट में बचेगा GH होल डिवाइड बाई 2G, 2 से काटोगे, एक कैंसिल आउट हो गया और एक कैंसिल आउट होके 2 बचेगा। तो देखो मैं ना ये वाला पोर्शन अब इरेज कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसको अगर मैं हटा दूं और इसको ले जा करके इधर सॉल्व करूं वापस से, तो देखो सिचुएशन क्या बनेगी। अब एक बना √2GH माइनस, जब माइनस वाला लोगे तो माइनस का 2√GH हो जाएगा। पहले एक काम करते हैं, प्लस वाला लेकर देखते हैं। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, t इज इक्वल टू यहाँ पर √GH, रूट का 2GH ना, हाँ, प्लस 2√GH डिवाइड बाई जी बचा। ठीक है, अच्छा इसको क्या लिखा जा सकता है, अगर मैं इसको अंदर भेज दूं, ठीक है, तो ये बन जाएगा 4GH ना, अंदर भेजने पे तो कुछ 4GH हो जाएगा। चलो एक काम करते हैं, लिखते हैं इसको अंदर भेजोगे तो रूट का 2GH प्लस रूट में 4GH डिवाइड बाई जी है, √2GH कॉमन ले लो तो क्या बचेगा, 1 प्लस कितना बचेगा, √2GH ले लिए कॉमन तो रूट का 2 बचेगा। ठीक है, और डिवाइड बाई जी, तो एक जी से अगर मैं काट दूं तो ये जी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो टी की वैल्यू क्या बचा भाई, यहाँ पर √G बचेगा, क्योंकि √G को √G ही काट सकता हूँ, जी को √G इंटू √G लिख सकते हैं। तो यहाँ से बचेगा रूट में 2h/g बचा और ब्रैकेट में बचा 1 प्लस रूट का 2, तब आंसर मिलाओ, रूट में 2h/g, रूट में 2h/3g है, ऐसा तो कुछ है नहीं। तो एक काम करो, यहाँ से ना इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, रूट में h/g इंटू √2 1 प्लस √2। अब बताओ √2 का अगर इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये √2 बन जाएगा या 2 बन जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको ब्रैकेट में लिख रहा हूँ 2 प्लस √2 और √2 की वैल्यू 1.41, तो 1.41 और 2 मिलके कितना बन जाएगा, तो ये बन गया t इज इक्वल टू 3.41 और रूट में h/g, 3.41 रूट में h/g, तो ये वाला ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। थोड़ा क्वाड्रेटिक था, सॉल्व करना था, नीट में इतना क्वाड्रेटिक नहीं पूछेगा, बट आपको प्रोसेस पता होना चाहिए, वो ऐसा देगा वैल्यू की इजीली सॉल्व हो जाए। ठीक है, अच्छा मैंने नेगेटिव क्यों नहीं लिया, ये भी देख लो। ठीक है, इसको कहाँ समझाया जाए, इधर इसको इरेज करके बता देते हैं। ठीक है, देखो इसको इसलिए नहीं लिया क्योंकि अगर आप देखोगे 2 तो कैंसिल आउट हो गया, तो t की वैल्यू जब मैं नेगेटिव लेता तो हो जाता रूट में 2GH माइनस इधर 2 बचा है 2√GH हो जाता, और इसको 2 को अंदर भी भेज देते तो रूट में 4GH हो जाता, 2GH माइनस और डिवाइड बाई जी था, रूट का 2GH माइनस रूट का 4GH, ये वैल्यू आती है नेगेटिव, और अब आपको पता है कि टाइम कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए मैंने माइनस वाला छोड़ दिया है। समझ आई बात, क्लियर। अब देखो इसका शॉर्टकट लगाओगे नहीं, आपको पूरा प्रोसेस पता होना चाहिए, भाई ऊपर जा रहा है तो ऐसे ऐसे आएगा। इसमें 2 कॉन्सेप्ट था, एक तो रेफरेंस फ्रेम का था कि जिस रेफरेंस फ्रेम से आप किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करोगे उस ऑब्जेक्ट को वही वेलोसिटी उसी डायरेक्शन में मिलेगी जिस डायरेक्शन में रेफरेंस फ्रेम की जो वेलोसिटी थी। एक्सीलरेशन मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा, एक्सीलरेशन जब तक रेफरेंस फ्रेम में है तभी तक मिलेगा, बाहर आ जाएगा तो सिर्फ वेलोसिटी मिलेगी। समझ आई बात, ठीक है। चलो जरा आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है, अ बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, अच्छा विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स करेक्टली रिप्रेजेंट द वेलोसिटी वर्सेस टाइम। ठीक है, कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंका हमने, मान लो v वेलोसिटी से फेंका, तो अपवर्ड डायरेक्शन को पहले तो पॉजिटिव मान लो, ठीक है, फेंक दिया तो डाउनवर्ड क्या लगेगी, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो धीरे धीरे इसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी, कहीं टॉप पे पहुंचेगा, 0 होगी टॉप पर, और उसके बाद फिर बढ़ेगी लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में। अब डाउनवर्ड बढ़ रहा है तो डाउनवर्ड को नेगेटिव मानोगे, ठीक है। अब जरा देखो ऊपर जा रही ऑब्जेक्ट और नीचे लग रहा है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, समझ आई बात। तो बताओ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू फिक्स है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो ए लग रहा है -g तो फिक्स है, और ये -g फिक्स है
तो बताओ ये क्या होता था, tan थीटा, और ये स्लोप है, स्लोप जब फिक्स है तो थीटा कांस्टेंट मिलना चाहिए। अब जरा देखो, मैं यहाँ से देखना शुरू करूँ, ठीक है, तो यहाँ से पहले वेलोसिटी घटती गई जीरो हो गई, ये बात सही है। उसके बाद वेलोसिटी क्या हो रही है, यहाँ जीरो होने के बाद वेलोसिटी बढ़ती गई और यहाँ आकर के जीरो हो रही है, या कोई और है, कुछ और वेलोसिटी है। लेकिन आप मुझे एक बात बताओ, अगर यहाँ पर एक पॉइंट लो तो एक मान लो ये 2 सेकेंड का टाइम है, तो 2 सेकेंड पर 2 वेलोसिटी कैसे पॉसिबल है? भाई एक बात बताओ मुझे, 2 सेकेंड पर 2 वेलोसिटी पॉसिबल हो ही नहीं सकती। भाई एक टाइम पर 2 सेकंड का मतलब एक पार्टिकुलर टाइम है, एक पार्टिकुलर टाइम पर या तो ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा होगा या तो नीचे आ रहा होगा। भाई एक ही टाइम पर ऊपर और नीचे कैसे हो सकता है? एक ऑब्जेक्ट के पास 2 वेलोसिटी कैसे हो सकती है? या तो आगे जा रहा होगा या तो पीछे जा रहा है। आप कह रहे हो कि एक ही टाइम पर ऑब्जेक्ट आगे भी जा रहा है और पीछे भी जा रहा है, नहीं पॉसिबल है भाई। एक टाइम पर किसी भी ऑब्जेक्ट के पास एक ही वेलोसिटी हो सकती है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकती, ठीक है। और दूसरी चीज़ यह है कि टाइम डिक्रीज कर रहा है, यहाँ पर देखो तो जैसे जैसे टाइम बढ़े तो ये डिक्रीज कर रहा है, और टाइम डिक्रीज कर नहीं सकता, तो ये भी एक लॉजिक बनता है इसको कैंसिल आउट करने का। दूसरा ग्राफ देखो, यहाँ से वेलोसिटी वी दी, घटता गया जीरो हुआ, बढ़ रहा है लेकिन पॉजिटिव में बढ़ रहा है, नहीं भाई नेगेटिव में बढ़ रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में, डाउनवर्ड। ये ग्राफ अगर स्पीड का दिया होता तो सही हो जाता, क्योंकि स्पीड में डायरेक्शन का लेना देना नहीं होता, जो वेलोसिटी है उसी का मैग्नीट्यूड लेना है। तो स्पीड वर्सेस टाइम के लिए ग्राफ सही है, वेलोसिटी के लिए गलत हो गया, क्योंकि वेलोसिटी बढ़ तो रही है लेकिन कहाँ बढ़ रही है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में बढ़ रही है, मतलब नेगेटिव आना चाहिए था, ठीक है। अच्छा इस पर चलो, इस पर कह रहा है कि t इक्वल टू टी पर जब ऑब्जेक्ट को फेंका तो उस समय वेलोसिटी जीरो थी और ऑब्जेक्ट बढ़ती गई। भाई जीरो होता तो ऊपर जा ही नहीं सकता ना ऑब्जेक्ट। कह रहे हैं कि फेंक रहे हैं ऊपर, और फेंक रहे हैं तो जीरो वेलोसिटी दोगे तो कहाँ ऊपर जाएगा? भाई कुछ ना कुछ वेलोसिटी देकर फेंकनी पड़ेगी, और जैसे जैसे ऊपर जाएगा ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जीरो होगी, उसके बाद नीचे की तरफ आएगी, ठीक है। तो ये भी ऑप्शन कट गया। अब चलो इस पे चलो भैया, हमने यहाँ से फेंका, सपोज मान लो 20 मीटर पर सेकेंड था, उसके बाद धीरे धीरे कम होते होते जीरो आ गया, क्योंकि टाइम एक्सिस पर वेलोसिटी जीरो होता। उसके बाद बढ़ा, फिर बढ़ा कहाँ तक बढ़ा? भाई नेगेटिव में बढ़ रहा है, बढ़ गया, ठीक है। समझ आई बात? बहुत बढ़िया। अगर मान लो यहाँ पर मैं एक ट्विस्ट कर रहा हूँ इसी सवाल में, मान लो कि देता है कि इसको मैंने 20 मीटर पर सेकेंड से फेंक रखा है, ठीक है, तो इसका मतलब ये हो जाता 20 मीटर पर सेकेंड, और फिर इसके बाद ये ऊपर जाने में मान लो कि 2 सेकंड का टाइम लगा, तो 2 सेकंड का टाइम हो गया। तो जब ये ग्राफ यहाँ पहुँचा तो ये -20 होना चाहिए था, और ये कितना होना चाहिए था? 4 सेकंड का होना चाहिए था। अब देखो सेम ऐसा ही ग्राफ दे के आपको कंफ्यूज कर सकता था। कैसे? ऐसा ग्राफ दे देता, कुछ इस तरीके का ग्राफ दे देता, मतलब यहाँ से शुरू करा, खत्म यहाँ कर रहा, ये 20 हो जाता, इधर का दे देता, ये -40 दे सकता था, यहाँ 2 सेकंड का है, इधर 5 सेकंड दे सकता था। सेम ग्राफ है, बस वैल्यू बदल दी, तो ये ग्राफ गलत हो जाता है। क्यों? क्योंकि देखो अगर 20 से फेंके हो तो नीचे जब ग्राउंड पर पहुंचेगी तो 20 ही होगा, बट इन अपोजिट डायरेक्शन। टॉप पे पहुंचने का जितना टाइम होता है, टाइम ऑफ असेंडिंग उसको बोलते हैं, उतना ही टाइम नीचे आने का होता है, उसको बोलते हैं टाइम ऑफ डिसेंडिंग, आइडियल में। और ये सारा आइडियल की बात कर रहा है, समझ आए? तो बढ़िया सवाल बन जाता अगर ग्राफ ये ऐसा दिया होता। अब इसमें ग्राफ ऐसे दिए हैं कि जनरली कट जा रहे हैं, तो एक ही ऑप्शन ये बच रहा है। समझ आई बात? क्लियर? अगर वैल्यू दे के पूछे और ऐसे सिमिलर से ग्राफ दिख जाए तो जरूर ध्यान रख लेना कि भैया जिससे फेंका था उसी से नीचे आएगा उतनी स्पीड से, जितना टाइम टॉप पे जाने में लग रहा है उतना ही टाइम बॉटम पे आने में लगेगा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अगला सवाल 34 नंबर बोला, फ्रॉम अ बिल्डिंग 2 balls A and B are thrown such that A is thrown upward and B downward। अच्छा मान लेते हैं बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग की छत से एक बॉल को ऊपर फेंका A को, और B को मैंने नीचे फेंका। अच्छा कह रहा डाउनवर्ड वर्टिकली बोथ विद द सेम स्पीड, ऊपर को भी मैं V से ही फेंक दिया, नीचे भी V से फेंका। बोल रहा है, अच्छा VA बोल रहा है, VA और VB आर दियर रिस्पेक्टिव वेलोसिटी ऑन रीचिंग द ग्राउंड। अच्छा नहीं, ये बोला हुआ है कि मान लो कि मैंने V से फेंका ऊपर और V से नीचे सेम फेंका, तो अगर ये ग्राउंड पर पहुंची तो जो पहली बॉल पहुंची A वाली, इसकी स्पीड कह रहे हैं कि VA हो जाती है, और जब दूसरी पहुंची B वाली तो इसकी स्पीड हो जाती है VB। तीन में हमें रिलेशन बताना है। मैंने अभी क्या बताया
कि अगर आप जहां से फेंक रहे हो बॉल ऊपर गई नीचे पहुंचेगी, तो जहां से फेंका अगर वहां बॉल पहुंच गई तो जिस स्पीड से आपने फेंका था वही स्पीड उसके पास होगी। कहने का मतलब कि अगर इस बॉल को मैंने यहाँ से फेंका और बॉल ऐसे जाके आ रही तो इसमें लाइन खींचो, इस लाइन पर ऊपर जाते समय जो वेलोसिटी होगी वही नीचे आते समय होगी, इस लाइन पर ऊपर जाते समय जो वेलोसिटी होगी वही नीचे आते समय होगी, इस लाइन पर जिस वेलोसिटी से आपने फेंका होगा जब यहाँ पहुंची तो वही वेलोसिटी होगी, बट इधर डायरेक्शन डाउनवर्ड हो जाएगी, इधर डायरेक्शन अपवर्ड रहेगी। तो देखो जो पहली बॉल थी ये ऊपर गई होगी नीचे आई होगी, इस लेवल पे देखो इस बॉल को नीचे की तरफ वेलोसिटी मिली होगी v। बात समझ आई? अब बताओ अगर यहाँ कंसीडर करोगे तो ये नीचे की तरफ v है, इसके पास भी इस लेवल पर नीचे की तरफ v है, तो दोनों सेम लेवल पर सेम वेलोसिटी से जब आप नीचे की तरफ फेंक रहे हो तो ग्राउंड पर पहुंचेंगे तो दोनों सेम ही स्पीड से पहुंचेंगे। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, va इज इक्वल टू vb हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। समझ आई बात यहाँ तक? क्लियर सबको? ये बेसिक कॉन्सेप्ट पर बेस्ड सवाल था एक्सीलरेशन वाले, मतलब मोशन अंडर ग्रेविटी वाले में। समझ आई बात? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कह लो या मोशन अंडर ग्रेविटी कह लो। ठीक है, चलो भाई आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। आज खत्म कर देंगे इसको पक्का। बोल रहा पर्सन सिटिंग ऑन द ग्राउंड फ्लोर ऑफ अ बिल्डिंग नोटिस थ्रू द विंडो ऑफ हाइट 1.5 मीटर। अच्छा देखो एक ये विंडो है, इसकी हाइट 1.5 मीटर दे रखा है, बहुत बढ़िया। बोल रहा है कि बॉल ड्रॉप्ड फ्रॉम द रूफ ऑफ द बिल्डिंग, मान लो इधर कहीं बिल्डिंग का छत रहा होगा ऊपर टॉप पर, यहां से एक बॉल को ड्रॉप करा गया ना, हाँ, क्रॉसेस द विंडो इन 0.1 सेकेंड। तो कह रहा है 0.1 सेकेंड में विंडो को क्रॉस कर रहा है। ठीक है, मतलब इसको यहाँ से बॉल को यहाँ तक पहुँचने में, ये बिल्डिंग हो गई और इसको विंडो है। ठीक है, इसको लग रहा है 0.1 सेकेंड का टाइम। ठीक है, अच्छा व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द बॉल व्हेन इट इज एट द टॉप मोस्ट पॉइंट ऑफ द विंडो। कह रहा है कि जब बॉल यहाँ पर थी टॉप मोस्ट पॉइंट पे विंडो पे, तो उस समय इसकी वेलोसिटी क्या रही होगी। मैंने बोल लिया कि भैया यू रही होगी। ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा मुझे एक बात बताओ, यू रही होगी तो इस वेलोसिटी के नीचे की तरफ इसको कवर कितना करना है, 1.5 मीटर, और कितने टाइम में कवर करना है, टी टाइम में। तो मुझे क्या दिया है, एच दिया हुआ है, यू मैंने मान रखा है, टाइम मुझे दिया है और वही यू निकालना है। तो बताओ अगर एच और टी पता है, यू निकालना है तो क्या लगाओगे, वी इजिकल टू यू प्लस ए टी तो लगाओगे नहीं, फाइनल पता नहीं है। एस इजिकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी इसको लगाओगे, टी पता है, एस की जगह एच पता है आपको, और यू आपको निकालना है। ठीक है, तीसरा भी नहीं लगेगा, क्यों, क्योंकि वहाँ पे वी आएगा फाइनल वेलोसिटी, वो मुझे नहीं पता है। तो मैं लगाऊंगा एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। मैं डाउनवर्ड को मान लेता हूँ नेगेटिव, जैसा मैं मानता हूँ, तो माइनस का 1.5 हो जाएगा एस की वैल्यू नीचे की तरफ, भाई इतना ही तो हो रहा, यू इंटू यू टी की वैल्यू 0.1 सेकेंड दिया है, माइनस, अच्छा ये यू भी डाउनवर्ड है तो माइनस होगा, अच्छा जी भी माइनस होगा, तो माइनस हाफ इंटू जी की वैल्यू कितना लेना है, नहीं 10 लेना है, 10 इंटू टी स्क्वायर कितना हो जाएगा, 0.01 हो जाएगा, भाई 0.1 का स्क्वायर 0.01 हो जाएगा। ठीक है, आप करके देख लेना, -1 माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, इधर क्या बचा 1.5 इज इक्वल टू 0.1 इंटू यू हो जाएगा, और इससे इसको काटोगे तो 5 हो गया, और 5 से इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का 0.05 हो गया। इधर आके क्या करेगा, सब्ट्रैक्ट करेगा, तो सब्ट्रैक्ट करेगा तो कितना हो जाएगा 0.1 यू इज इक्वल टू 1.5 माइनस 0.05। ठीक है, तो इसको माइनस करके बताओ कितना आएगा फटाफट से। भाई देखो इसको लिखो 1.5 0.05, तो इधर देखो 0 लिख लो, 10 हो गया, 5 बचा, यहाँ पर बचा 4, यहाँ पर पॉइंट लग गया, और 1.45 बचा। ठीक है, तो हो गया 1.45, तो u की वैल्यू हो गई 1.45 डिवाइड बाय 0.1। ठीक है भाई, 0.1 जाके इधर डिवाइड करेगा, इस पॉइंट को हटाओगे तो पॉइंट एक डेसिमल शिफ्ट हो जाएगा, भाई डिवीजन करने आता है आपको डेसिमल का, तो कितना हो जाएगा u की वैल्यू 4.5 और मीटर पर सेकेंड। बताओ समझ में आया, ईजी था सवाल भैया, सब कुछ दे रखा है, बस एस इज इक्वल टू यू टी प्लस ए टी स्क्वायर लगा करके आपको सॉल्व कर देना है। तो ऑप्शन कौन सा मैच किया, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। समझ आई, 35 नंबर का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। क्लियर बात सबको, चलो भैया बहुत बढ़िया, आगे की तरफ चलते हैं। 3 सवाल और बाकी। बोल रहा पर्सन स्टैंडिंग ऑन द रूफ ऑफ एन एलिवेटर ड्रॉप्स अ कॉइन। चलो ये एलिवेटर हो गया, मान लो लिफ्ट ऊपर की तरफ, पता नहीं जा रही है नहीं है, यहाँ पर ये
खड़े हुए हैं और यहाँ से इन्होंने एक कॉइन को ड्रॉप कर दिया। बोल रहा है कॉइन रिचेज द फ्लोर इन टाइम t1, t1 टाइम में पहुँचता है कब, इफ़ एलिवेटर इज एट रेस्ट, मतलब u की वैल्यू मान लेते हैं 0 है, u से ऊपर इसको जाना है, ठीक है। इन टाइम t2 इफ एलिवेटर इज मूविंग यूनिफॉर्मली, ठीक है। अच्छा, यही इसको पहुंचने में t2 टाइम लगता है जब एलिवेटर u से ऊपर की तरफ मूव कर रहा था, ठीक है। तो बोल रहा करेक्ट ऑप्शन आपको बताना। बहुत बढ़िया, देखो एक्सीलरेशन नहीं है तो a कितना हो गया, 0 हो गया, ठीक है। बहुत बढ़िया। देखो मुझे एक बात बताओ, अभी लिफ्ट नीचे है, कॉइन ड्रॉप कर दिया आपने, मान लो t1 टाइम में गई। अब जब लिफ्ट ऊपर u की तरफ जा रहा है तो आप क्या करोगे, कॉइन जब ड्रॉप करोगे, मैंने बताया कॉइन ड्रॉप कर रहे हो और आप किस में हो, एक रेफरेंस फ्रेम में, मैं ग्राउंड से खड़ा होकर इधर से खड़ा होकर देख रहा हूं। तो जब आप कॉइन ड्रॉप करोगे तो कॉइन को ऊपर की तरफ u वेलोसिटी मिल जाएगी। क्यों, क्योंकि एलिवेटर की u वेलोसिटी है, मतलब जिस रेफरेंस फ्रेम में कॉइन है जहां से आप ड्रॉप कर रहे हो उसकी भी वेलोसिटी u ऊपर की तरफ है, ठीक है। तो उसकी भी वेलोसिटी u ऊपर की तरफ है तो इसलिए इसको ऊपर u मिल जाएगा, ठीक है। अब बताओ एलिवेटर की भी u है, तो अगर इसके रिस्पेक्ट में देखो, अगर ए टी टाइम में सपोज मान लो कि t2 टाइम में इसने s डिस्टेंस कवर करा तो ये भी तो कवर कर लेगा। तो नेट तो इसको इतना ही चलना है ना, जितना ऊपर है गया इतना इसका बॉटम चला गया, तो नेट गैप तो उतना ही कवर करना है। तो जितना टाइम इसमें लगा t1 में उतना ही टाइम t2 को लगेगा, तो इसका मतलब t1 इज इक्वल टू t2 इसका आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर ध्यान रखना क्या, कि अगर ये एक्सीलरेटेड होती ऊपर की तरफ तब क्या होता, t2 टाइम कम लगता। क्यों, क्योंकि आपने ड्रॉप कर दिया, जब ड्रॉप करा इसकी भी u थी और कॉइन की भी u थी, तो u मिला, ऊपर जा रहा था u से, ठीक है। कॉइन u से ऊपर जा रहा था, लेकिन एलिवेटर u के साथ साथ एक्सेलरेट भी तो हो रही थी, तो एलिवेटर तेजी से ऊपर जाएगी लेकिन कॉइन धीरे धीरे ऊपर जाएगा। पिछली बार क्या हो रहा था, गए पे था तो दोनों सेम सेम ऊपर जा रहे थे, दोनों सेम सेम ऊपर जा रहे थे, तो इसके ऊपर जो g लग रहा था वही इसको लेकर आता, उतना ही टाइम लगता। इस बार कॉइन तो धीरे धीरे जाएगा लेकिन नीचे जो एलिवेटर है एक्सेलरेशन की वजह से तेजी से ऊपर जाएगी। तो क्या हो जाएगा, अगर ये एक्सेलरेटेड होती तो t2 लेस देन t1 हो जाता, क्योंकि तब कॉइन को नीचे आने में टाइम लगता कम। समझ आए, क्योंकि उस टाइम तक जो फ्लोर है किसका, एलिवेटर का, वो कुछ ऊपर जा चुका होता। समझ आई बात यहाँ तक, क्लियर। चलो भाई आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 में बोल रहा है कि पर्सन नहीं, अ पार्टिकल इट्स मोशन फ्रॉम रेस्ट अंडर एक्शन ऑफ कांस्टेंट फोर्स, ठीक है। इफ डिस्टेंस कवर्ड इन फर्स्ट 10 सेकेंड इज s1 दैट कवर्ड इन, अच्छा रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है एक पार्टिकल, ठीक है। मान लेते हैं u 0 हो गया, एक कांस्टेंट फोर्स लग रहा है, मान लेते हैं k, तो फोर्स का फॉर्मूला m इंटू ए हो गया, तो a की वैल्यू यहाँ पर आ गई k बाई m, ठीक है। चलो भाई हमसे s1 s2 पूछा है कि अगर पहले 10 सेकंड में s1 है तो दूसरे 20, मतलब फिर पहले 20 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगा। मैं लगाऊंगा क्या, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाऊंगा, तो s की जगह s1, u रेस्ट पर है 0 तो ut वाला टर्म 0 हो गया, हाफ a कितना आया मेरे पास, k बाई m मैंने मान लिया है। देखो k बाई m मान लो या सिर्फ a मान लो, क्योंकि एक्सीलरेशन कांस्टेंट फोर्स दोनों में सेम है तो a ही रहेगा, ठीक है। a t स्क्वायर, t की वैल्यू 10 है, 10 का स्क्वायर 100 हो गया, ठीक है। कितना आ गया 50, तो इधर आया ये 50 a की इक्वल, ठीक है। s2 क्या हो जाएगा, हाफ, क्योंकि ut वाला टर्म इसमें भी 0 होगा। क्यों, कि u2 वाला टर्म इसलिए 0 होगा क्योंकि u 0 है, रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है ना, तो रेस्ट से स्टार्ट करेगा तो u 0 हो जाएगा, ठीक है। चलो तो ये हो जाएगा हाफ इंटू a इंटू टी स्क्वायर, टी 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 कितना है आपकी बार 20 है, तो 20 का स्क्वायर क्या कर लोगे, 20 का स्क्वायर 400, इसको इससे कैंसिल आउट करोगे कितना हो जाएगा 200, तो s2 आया 200 a। अब 200 a को मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ 4 इंटू 50 a, और 50 a की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, s1 लिख सकता हूँ। तो बताओ जो s2 आया है 4 s1 के इक्वल आया या नहीं आया, अरे बात समझ में आई, ठीक है। तो s2 इज इक्वल टू 4 s1। देखो इसको करने का ना एक और तरीका है, s1 देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t1 स्क्वायर है और s2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t2 स्क्वायर है, तो मैं यहाँ से डायरेक्ट लिख दूंगा s1 बाई s2 इज इक्वल टू t1 बाई t2 का होल स्क्वायर। s1 मानो, s2 मान लिया हमने, t1 कितना दिया है 10 सेकेंड, t2 दिया है 20, ये बचा 1/2 और इसका स्क्वायर करोगे 1/4, s2 इधर जाएगा 4 इधर जाएगा, तो s2 इज इक्वल टू कितना हुआ 4s1। एक कंडीशन कब आप लगा सकते हो, जब बॉडी कांस्टेंट फोर्स से चल रही हो, ठीक है, और
क्या हो, रेस्ट से स्टार्ट कर रही हो, कांस्टेंट फोर्स से चल रही हो और रेस्ट से स्टार्ट कर रही हो, तो पहले 10 सेकंड में इतना, तो फिर पहले 20 सेकंड में इतना। तो अगर आपको ये पूछ ले कि लास्ट के 10 सेकंड में कितना चला, भाई देखो पहले 10 में तो S1 चला और पहले 20 में S2 चला, तो ये वाली वैल्यू अगर निकालना हो कि लास्ट के 10 में कितना चला, तो ये लिखोगे S2 माइनस S1। अगर ऐसा सवाल पूछ दे तो S2 माइनस, अच्छा S2 की वैल्यू कितना था 4S1 माइनस S1 कितना हो जाएगा 3S1 हो जाएगा। समझ आई बात? तो अभी इस क्वेश्चन के हिसाब से तो इसका आंसर सी हो जाएगा। समझ आई बात यहाँ तक? क्लियर सबको? चलो भाई बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं अपन। अगला सवाल ये लास्ट है, तो बधाई हो आप सबको कि हमारा मोशन इन स्ट्रेट लाइन आज यहाँ पर खत्म हो रहा है। ठीक है, पार्टी वार्टी कर लेना अपने हिसाब से। बोल रहा है मैन थ्रोज बॉल विद द सेम स्पीड वर्टिकली अपवर्ड वन आफ्टर द अदर एट एन इंटरवल ऑफ 2 सेकेंड। ठीक है, एक काम करते इधर ही बना लेते हैं। यहाँ से एक भाई साहब खड़े हुए हैं और इनको ऊपर बॉल फेंकने का बहुत मन था, तो इन्होंने एक के बाद एक बॉल फेंकना शुरू कर दिया। बोल रहा है कि जो बॉल ये फेंक रहे हैं ये एक के बाद एक बॉल फेंक रहे हैं, लेकिन एक बॉल जब फेंका तो उसके 2 सेकेंड बाद दूसरी बॉल फेंक रहे हैं। ठीक है, तो मान लो कि पहली बॉल कहीं इधर पहुंची होगी, तब इन्होंने दूसरी बॉल फेंकी और इसमें टाइम इनको लग रहा है जो वो लग रहा है 2 सेकेंड का। ठीक है, बोल रहा है व्हाट शुड बी द स्पीड ऑफ थ्रोज सो दैट मोर देन 2 बॉल्स आर इन द स्काई। देखो इसको ना सीधा सीधा ऑब्जर्वेशन का सवाल है, कम से कम 2 बॉल से ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, अगर मैं मान लूँ कि ये पहला फेंका, जब पहला टॉप पर हुआ तब इन्होंने दूसरा फेंका। ठीक है, जब पहला टॉप पर हुआ तब इन्होंने दूसरा फेंका, ऐसे मैंने मान लिया, तो क्या होगा 2 सेकेंड में पहला टॉप पे पहुंच गया, इन्होंने दूसरा फेंका। क्यों? क्योंकि एक के बाद दूसरा फेंकने में टाइम गैप 2 सेकेंड का है। तो जब दूसरा नीचे आएगा ग्राउंड पर तो पहला टॉप पर होगा, भाई दूसरा ग्राउंड पर आ गया तो इनका जो दूसरा वाला था, पहला आया ग्राउंड पर तो दूसरा वाला पहुंचा टॉप पर, फिर ये तीसरा फेंकेंगे यहाँ से। तो इस कंडीशन में देखो एक टाइम पर 2 ही बॉल हैं। ठीक है, एयर में एक टाइम पे 2 है, क्योंकि जो पहली थी वो तो ग्राउंड पर अब आ चुकी है। तो अगर मैं किसी तरह ये निकाल लूँ कि ये जो 2 एयर में हैं उसके लिए स्पीड कितनी चाहिए, ठीक है, वो निकाल लूँ, तो उससे थोड़ी सी ज़्यादा स्पीड हो जाएगी तो 3 हो जाएंगी, मतलब 2 से ज़्यादा हो जाएंगी। ठीक है, तो मैं निकाल रहा हूँ वो स्पीड जिसके लिए 2 होनी चाहिए। ठीक है, तो मेरे पास क्या है कि एक बॉल फेंकी, 2 सेकेंड में टॉप पर पहुँच गई। ठीक है, यही कंडीशन बन रहा है पहली बॉल का। तो बताओ, मान लेते हैं U है और V 0 हो जाएगा, टॉप पे V 0। मैं पहला इक्वेशन लगाऊंगा V इज इक्वल टू U इंटू टी, तो V 0 हो गया, सॉरी V इज इक्वल टू U माइनस AT लगाऊंगा, तो V 0 हो गया, U मुझे निकालना है, प्लस AT होता है तो माइनस का G लिखोगे ना, डाउनवर्ड G, तो इसमें डाउनवर्ड लगेगा, तो माइनस का G इंटू टी की वैल्यू 2 सेकंड, 2 सेकंड में टॉप पे पहुंच रहा है, तो U की वैल्यू हो गया, इधर आ गया प्लस 2G हो जाएगा, G की वैल्यू कितना है 9.8 रखना है, तो बताओ 2 इंटू 9.8 कितना हो जाएगा 19.6 मीटर पर सेकंड। तो 19.6 मीटर पर सेकंड से अगर फेंकोगे तो क्या होगा, 2 बॉल एयर में रहेंगे। क्यों? क्योंकि पहली फेंकी टॉप पे पहुंची 2 में, दूसरी आपने फेंकी, अच्छा 2 रही, अब टॉप वाली नीचे आएगी, नीचे आएगी, नीचे आई, बॉटम पहुंच गए ग्राउंड पर, तब दूसरी टॉप पे पहुंची, तब आपने तीसरी फेंकी, तो तीसरी जब तक फेंकी तब तक पहली तो ग्राउंड पर आ चुकी है, तो एट अ टाइम 2 ही बॉल हुई। अब कह रहा है 2 से ज़्यादा होनी चाहिए, तो 2 से ज़्यादा होना चाहिए, तो U जो है ग्रेटर देन 19.6 मीटर पर सेकंड होना चाहिए। देखो ये कट गया, ओनली होगा नहीं, मोर देन 19.6 मीटर पर सेकंड, तो ये हो गया हमारा आंसर सी, क्वेश्चन नंबर 38 का। बढ़िया बढ़िया सवाल थे, एक कंप्लीट हो गया, लगभग मेरे ख्याल से 5 लेक्चर इसमें लग गए। अगर देखोगे तो मतलब करीब करीब 2-2.5 घंटे का लेक्चर है। समझ में आ गया होगा, आई होप, नहीं आया होगा अगर थोड़ी बहुत दिक्कत है तो एक बार रिपीट कर लेना। ठीक है, समझ आई बात? ठीक है, यहाँ पर लेक्चर करते हैं ख़त्म। अब हम स्टार्ट करेंगे क्या, मोशन इन अ प्लेन, उसके साथ वेक्टर भी पढ़ेंगे, उसके पास रिलेटिव मोशन पढ़ेंगे 2 डायमेंशन में, रिवर मेन प्रॉब्लम, रेन मेन प्रॉब्लम सारा डिस्कस करेंगे। समझ आई बात? ठीक है, चलो बहुत बढ़िया।